Jai Hind to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. In our previous topic, we have discussed a lot about industries in India, means the favorable conditions for the industries, their climatic condition, about their cheap labors, and we have also discussed a lot about types of industries, means according on various bases, means on the basis of ownership, utility, size and shape, finished good, or on the basis of raw material. Now in our today's topic, we are going to discuss about characteristic industries in India. Okay, in that part we are going to discuss classification of industries on the basis of raw material, means on the basis of raw material, how many types or how many kinds of industries are there. In that part, our first topic is agro-based industries. Okay, agro-based industries means the industries based on agricultural raw material. Okay, so we are in that part we are going to study about cost enhancement of agricultural product, need of cost enhancement, benefits of cost enhancement, means for enhancing the cost of agricultural produce. Okay, so let's start. एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, देखिए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से उसको रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, उसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से मिलेगा, मीन शुगर केन कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो आपके यहाँ ऑयल आता है, सोयाबीन का ऑयल, तो वो जो ऑयल इंडस्ट्रीज है वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जब तक सोयाबीन नहीं आएगा एग्रीकल्चर से तो वो इंडस्ट्रीज भी रन नहीं हो सकती। इसी तरीके से कॉटन इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह है। ओके, तो अब इस एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं, ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। अब हम देखते हैं द कॉस्ट इनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का गवर्नमेंट ने कॉस्ट इनहेंस किया, मींस बढ़ाया, उसमें वृद्धि की। देखिए बार बार आपने एक वर्ड लिखा हुआ देखा होगा, इनहेंसमेंट। इनहेंसमेंट का मतलब क्या? इनहेंसमेंट का मतलब बढ़ाना या वृद्धि करना। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एग्रीकल्चर का कॉस्ट को बढ़ाया या इसमें वृद्धि की, क्योंकि ये हम देखेंगे। देखिए इंडिया शुरू से एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ओके, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी में भी इम्पोर्टेंस है, और भारत का जो मेजर पार्ट है, मतलब ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ के वो एग्रीकल्चर को बिलोंग करते हैं। मतलब ज्यादा भारत का जो एरिया है वहाँ पर विलेजेस हैं, और ये सब विलेजेस में जो ज्यादातर 90% लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर को बिलोंग करते हैं। ओके, अब देखिए अगर मैं बात करूं भारत की, तो दूसरे देश, दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री है वहां के मुकाबले में भारत का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम का है, जो भारत हमारा देश है, वो इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट है लोगों का, रूरल एरियाज का जो इंटरेस्ट था पहले, वो रूरल एरियाज के बनिस्बत शहरों में आने, उनका जो रुझान है वो शहरों की तरफ आने की तरफ बढ़ता जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो एग्रीकल्चर वगैरह करते थे उसकी उन्हें सही प्राइस नहीं मिल पाती थी, सही कीमत नहीं मिल पाती थी, तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि हम भी शहरों में आए, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को में जाएं और कहीं ना कहीं वहाँ से पैसे वगैरह कमाए जाएं। तो बहुत सारे जो विलेजेस के लोग हैं वो शहरों में आ गए, विलेजेस का जो परसेंटेज है वो घटा और शहरों का बड़ा अर्बनाइजेशन हुआ। ओके, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो विलेजेस के लोग हैं वो विलेज में ही रहे और कहीं ना कहीं वहीं वो अपनी लाइवलीहुड्स को पूरा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ रहा है। कि अगर विलेजर्स से वो शहरों में आएंगे तो इससे एक बैलेंसिंग जो हमारे देश में है वो बिगड़ जाएगा। ओके, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नाम से जो वर्क है वो स्टार्ट किया, और वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही कारगर साबित हुआ इसमें। ओके, देखिए इसका मतलब क्या है, एक बार हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। कॉस्ट इनहेंसमेंट का मतलब क्या होता है? वृद्धि, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि वृद्धि होना, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देखें। पेज नंबर 50 पर रेड में लिखा हुआ है, द कॉस्ट इनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स टू अडॉप्ट एडवांस मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द शेप, कलर एंड क्वालिटी एक्सेट्रा ऑफ द ओरिजिनल प्रोड्यूस एंड hereby to make it more useful human consumption so that the cultivator may earn more profit
from the elaborated forms of their produce. Means इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर जो हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसका शेप और उसका कलर बदल देना ताकि हमें ज्यादा पैसे मिले। अब क्या करना, मतलब कि जो अगर आलू हमने बोए हैं तो क्या कलर कर देना उस पर तो हमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे? नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी, उसका शेप और उसका कलर बदलने का मतलब ये है कि आलू है तो अगर आप आलू को बेचेंगे तो वो 10 रुपए किलो या बहुत 15 रुपए किलो में बिकेंगे। लेकिन यदि अगर हम आलू से चिप्स बना लें तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगता है उसके अंदर। यदि हम उससे चिप्स बना लेंगे तो वही जो चिप्स या वही जो आलू आपका 10 रुपए किलो बिक रहा था तो आप कहीं ना कहीं उसकी कीमत 200 से 250 रुपए किलो होगी। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब उस चीज के अंदर वृद्धि होना, थोड़े से पैसे लगा के उसमें उसकी शेप और उसकी क्वालिटी के अंदर बदलाव कर देना। ओके, अब हम देखते हैं नीड ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी ये हम देख रहे हैं। देखिए भारत एक ऐसा देश है जो एग्रीकल्चरल कंट्री तो कहलाता है, लेकिन यहाँ पर कभी ज्यादा पानी आने की वजह से या कभी बिल्कुल पानी नहीं आने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से हमेशा फसलें खराब हो जाती हैं। तो फसलें जब खराब होती है इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो हमारे जो किसान है उनको पहुंचता है। जाहिर सी बात है जब उनको पहुंचता है, जो किसान लोग हैं हमारे देश के अंदर वो ज्यादा है, मीन्स हमारे देश में बाकी जो परसेंटेज है उसके मुकाबले में जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय था। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नाम से ये वर्क है जो इसको स्टार्ट किया और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब फसल खराब होगी और किसी को अगर एग्रीकल्चर से फायदा नहीं मिलेगा तो वो आगे सिटी की तरफ आकर्षित होगा और एक बैलेंसिंग भी बिगड़ेगा। ओके, जो सिटीज और विलेजेस के बीच में बैलेंसिंग है, तो इसलिए ये चीजें शुरू हुई। ओके, आगे देखते हैं अल्टरनेटिव यूज ऑफ द प्रोड्यूस इन मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स इज आल्सो नेग्लिजिबल। मोर ओवर देयर इज आल्सो अ शॉर्टेज ऑफ द फैसिलिटीज रिलेटेड टू कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हार्डली 1 to 2% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द कंट्री कैन बी प्रिजर्व्ड। देखिए अगर मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं तो हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज और इसके अलावा कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। इसके कारण ज्यादातर जो ऐसी चीज है या जो कृषि से आने वाली ऐसी चीजें हैं जिसको कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रखा जाता है वो भी कहीं ना कहीं 1 to 2% है। तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता था। मीन्स बहुत से जैसे आलू वगैरह है या और भी बहुत सारी चीजें जिसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं और उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो वो प्रिजर्वेशन इतना हमारे देश में है नहीं। मतलब वो जो चीजें हैं वो हमारे यहाँ है नहीं। कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी गाड़ी जो पूरी तरीके से एसी हो और उसके अंदर उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, उसकी फैसिलिटीज भी नहीं है। और कोल्ड जो स्टोरेज है आजकल तो वैसे बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन पहले ये कम थे। तो कहीं ना कहीं हमें एक तीसरी चीज की जरूरत थी, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की, तो वो हमने स्टार्ट किया। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या क्या हुआ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट से। सबसे पहला इसकी हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस जो कल्टीवेटर्स थे उनकी बढ़ी और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रूरल एरियाज का हुआ। जाहिर सी बात है जब रूरल एरियाज में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा तो वो शहरों की तरफ आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जितना वो अर्न करना चाहते हैं वो उनको कहां पर मिल रहा है? वो अपने एरिया में ही मिल रहा है। जब व्यक्ति को अपने एरिया में सब कुछ मिलता है तो वो इस एरिया को छोड़ के नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट की अगर बात करें, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट क्या हुए तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो अर्न मोर इनकम, देखिए इसका जो बेनिफिट्स है हमें ज्यादा इनकम होने लगी। The cultivator by transforming process of the shape, quality, color and quality, the taste of their origin agricultural products, sell out such transport products to the higher rate, thereby earns more profit. Example, the cultivator में prepare chips, potatoes and banana also, and a very varieties of the achar, papad, etc. from their agricultural product. देखें सबसे पहला फायदा ये हुआ कि उनकी इनकम बढ़ी। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि जो आलू वगैरह है वो 10 रुपए किलो जाते हैं, लेकिन जब इससे चिप्स बनाने लगे तो 250 से 300 रुपए किलो वही चीज जाने लगी। इसके अलावा बहुत सारे जो कल्टीवेटर्स हैं उन्होंने अचार वगैरह है ना, जो आम से अचार या केरी बोलना चाहिए उसको, कच्चा आम होता है केरी बोलते हैं, तो केरी से अचार वगैरह बनाने लगे। तो जाहिर सी बात है कि जब उनको उसी की ज़्यादा कीमत मिल रहेगी, पापड़ वगैरह बनाने लगे, जो दालें आमकियाँ होती है उससे पापड़ बनाना, तो ये सब चीज़ें होने लगी, उनको प्राइस ज़्यादा मिलने लगा। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनका होने लगा। इसके अलावा मीडिएटर जो है, मीडिएटर का प्रॉफिट भी इनको मिलने लगा। पहले क्या होता था
कि जो ये चीज बनाते थे, जो ये चीज बेचते थे, जो आलू वगैरह जब इन्होंने मान लो 5 रुपए या 10 रुपए किलो बेचा, तो जो उसको खरीदता था एक बड़ा व्यापारी वो उससे ज्यादा में सेल करता था और फिर वो आगे उसको और ज्यादा में सेल करता था जहां पर ये जाना है, चिप्स वगैरह बनाए जाना है। तो इस तरीके से जो बीच में जो मीडिएटर है वो मीडिएटर का कॉस्ट भी घटा। तो जाहिर सी बात है ये अगर सस्ते में भी दे रहे हैं तो अल्टीमेटली खरीदने वाले कंज्यूमर को भी फायदा है और इनको भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। एक चीज ये हुई। टू प्रिवेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डैमेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है डैमेज से भी बचा। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन अगर हमने उसका शेप, कलर और क्वालिटी को चेंज कर दिया तो वो प्रिजर्व्ड रहता है। ओके, टू प्रोड्यूस कॉटेज एंड होम इंडस्ट्रीज, इससे गांव के अंदर भी कॉटेज और होम इंडस्ट्रीज बनने लगी। मतलब वहां के जो ऐसे लोग थे जो बिल्कुल उनको केवल जब फसल आती थी जब भी काम मिलता था, तो उनको भी जो काम है वो बाकी समय में भी मिलने लगा। क्रिएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल, वही मैंने अभी आपको बताया कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है, मजदूरी करते हैं, उनको केवल और केवल फसल जब आती है तभी उन्हें वर्क या काम मिलता है, तो उनको भी एक वर्क मिलने लगा, बाकी साल के महीनों के अंदर भी। ओके, तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो विलेजेस में या रूरल एरियाज में इंक्रीज हुई। The hidden unemployment will come to an end। जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारे देश के अंदर, या बहुत सारे ऐसे कैजुअल लेबर्स होते हैं विलेजेस के अंदर जो केवल और केवल डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, या एग्रीकल्चर जब कृषि से जब फसल आती है तो उसके ऊपर ही वो डिपेंड होते हैं, तो उनको यहाँ पर क्या मिला, रोजगार मिला। इसके अलावा जब खेती नहीं होती, जब ये एग्रीकल्चर क्रॉप पकती नहीं है, उस समय वो लेबर्स वगैरह क्या करते हैं, तो वो शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ से घटा। ओके, होम इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज होने की वजह से, इस वजह से आजकल गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज को लोन भी प्रोवाइड कर रही है और बड़ी आसानी से कम फॉर्मेलिटीज के ऊपर लोन मिल जाता है। इसके अलावा इंक्रीज इन द नेशनल एंड इंडिविजुअल इनकम। देखें, नेशनल इनकम इससे बड़ी, अब हम ये समझ लें इंडिविजुअल इनकम बढ़ी। इंडिविजुअल कैसे, ज्यादातर लोग जो गांव के हैं वो देश का एक बड़ा हिस्सा है, तो जब उनकी इनकम बढ़ी तो अल्टीमेटली देश की तो बढ़ी गई ना। जब इसको यूं समझो, जब एक क्रिकेटर अपने लिए रन बनाता है तो टीम के तो वैसे ही बन जाते हैं, है ना। उसको टीम के बनाने के लिए अलग से नहीं रन बनाना पड़ते। जब वो अपने लिए बनाएगा, जब उसकी सेंचुरी कंप्लीट होगी तो ये उसके खाते में भी जाएगी कि हाँ भैया आज इसने सेंचुरी लगाई। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसके खाते में गई, वो स्कोर बोर्ड के ऊपर भी गई, उस टीम का स्कोर भी बना। तो इसी तरीके से जो नेशनल इनकम भी बढ़ी इसके साथ। टू स्टॉप फ्रीडिंग ऑफ द विलेज पीपल टुवर्ड्स सिटीज, जो ज्यादातर लोग सिटीज की तरफ ललचाया करते थे पहले कि सिटीज के अंदर सभी है, इंडस्ट्रीज भी है, फैक्ट्रीज भी है, ट्रांसपोर्टेशन वर्क भी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। तो जब लोग वहाँ उसकी तरफ ललचाते थे, तो अब वो भी कहीं ना कहीं गांव के अंदर और अपने एरिया के अंदर ही उनको इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें हो गई और मिल गई, और उनको उतना जितनी इनकम वो शहरों से कमाते थे वो सभी की सभी उनको वहीं मिलने लगी। तो जो लोगों का पलायन है वो भी रुक गया। ओके, एक्सपांशन ऑफ द एडवांस कल्टीवेशन, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस improve the economic realization of the cultivator, and with the increasing income they will be capable to manage the advanced technique and other facilities। देखें, जाहिर सी बात है जब हमने enhancement cost किया तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ी। जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ी तो अब जो ऐसी चीजें थी, मीन्स जो अब नई साइंस और टेक्नोलॉजी थी उसको भी हम यूज करने लगे, क्योंकि उसमें थोड़ा खर्च होता है। ट्रैक्टर, थ्रेशर, ट्रॉली अगर हम यूज करेंगे तो खर्च होगा, लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो उसको परचेज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी बढ़ी। ओके, तो ये कंप्लीट हो गई। अब हम देखने जा रहे हैं मींस फॉर एनहांसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अभी तक हमने देखा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हमने देखी कि कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखा, नीड ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट देखा कि क्यों जरूरत पड़ी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की, बेनिफिट ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट देखा कि इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये सब हमने देखा। अब हम देखते जा रहे हैं मीन फॉर एनहांसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, कौन कौन से ऐसे मीन्स है, कौन कौन से ऐसे जरिए हैं जिसके द्वारा ये कॉस्ट एनहांसमेंट हुई है। तो ये इसमें से कुछ मैं आप लोगों को बताता हूं। देखें,
सबसे पहला प्रिपेयर्ड आटा और दलिया। द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फ्रॉम व्हीट, ज्वार, बाजरा एंड मेज एक्सेट्रा इज एप्रोक्सीमेटली मोर देन द ओरिजिनल पीस ऑफ दिस फूड। देखिए अगर मैं बात करूं ज्वार, व्हीट, बाजरा, मेज इसकी, तो इनकी कीमत कम होती है बनिस्बत आटा और दलिया की। यदि हम इसको ट्रांसफर कर देंगे दलिये में कन्वर्ट कर देंगे और आटे में कन्वर्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं इसकी कीमत हमें ज्यादा मिलेगी। तो एक जो जरिया है, एक जो मीन्स है या एक जो माध्यम है कॉस्ट को इन्हेंसमेंट करने का, वो है आपके जो ज्वार, व्हीट, बाजरा, मेज वगैरह है, इससे क्या बनाना, इसका आटा बनाना। वैसे तो व्हीट का आटा ज्यादा चलता है लेकिन ज्वार का भी चलता है, जैसे ज्वार का खाना है वो ज्वार का भी खाते हैं, बाजरे का भी खाते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या करना, आटा बनाना, इसके अलावा दलिया बनाना। ओके, जो दलिया की कीमत है वो ज्यादा होती है, 30 रुपए 28 से 30-35 रुपए किलो तक का ये हो सकता है। ओके, अगर आटे की अगर मैं कीमत की बात करूँ तो उसकी भी ज्यादा होती है गेहूं के मुकाबले। यदि आप गेहूं की अभी 20 रुपए कीमत ले लें तो आटे की कीमत 28 रुपए से 30 रुपए होगी। ओके, तो ये है। दूसरा, बड़ी और बाजरा। बढ़िया कैन बी प्रिपेयर्ड एट द होम्स फ्रॉम द पल्सेस। देखिए दाल वगैरह से बड़ी बनाना। ओके, बड़ी समझते हो क्या आप क्या होती है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टिफिन में भी लेके आते हैं, तो वो चीजें बनाना। ओके, इसके अलावा पापड़ बनाना। आपके यहाँ पर जो दाल वगैरह होती है तो उससे पापड़ बनाना, या ज्वार के भी पापड़ बन जाता है, ज्वार के भी बन जाते हैं, चावल के भी पापड़, तो बहुत सारी वेराइटीज के बन जाते हैं। तो ये सब चीजें करना। चिप्स वगैरह बनाना, वही अभी जो हमने एग्जांपल दिया था वही बात यहाँ लागू हो रही है। 10 रुपए किलो अगर आलू है, यदि हम उसके चिप्स बनाएंगे तो वही 300 रुपए किलो हो जाता है मामला। सॉस और केचप बनाना, यदि आप खेती कर रहे हैं टमाटर की तो उससे सॉस बनाना। ओके, टमाटर की जो कीमत है 10 रुपए 20 रुपए किलो है, तो कहीं ना कहीं जब हम सॉस बनाएंगे तो वही 1 किलो का जो सॉस है 80 रुपए और 90 रुपए का होगा। ओके, अचार वगैरह बनाना। इसमें आंवले का अचार है, यदि आंवले के हमारे पास में पेड़ वगैरह हैं, मैंगो के पेड़ है, मैंगो का बगीचा है तो, और मिर्ची वगैरह, चिलीज का अचार बनाना, लेमन का बनाना। ओके, या मिक्स का अचार बनाना, इन सब का मिला के भी अचार बनता है। मिक्स का अचार भी बाजार में अवेलेबल होता है तो वो बनाना। जैम और जेली बनाना। ओके, यदि अगर आप हमारे पास में जामफल के बगीचे हैं या बनाना के हैं या मैंगोज वगैरह के हैं तो उसका जैम और जेली वगैरह भी बनाना। जैम और जेली भी मार्केट में मिलता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने टिफिन में भी लाया करते हैं। ओके, फिर स्क्वैश बनाना। इफ द कल्टीवेटर ग्रो क्रॉप्स ऑफ लेमन एंड मैंगो एंड ऑरेंज एक्सेट्रा दे कैन प्रिपेयर स्क्वैश फ्रॉम दिस फ्रूट्स एंड कैन अर्न मोर प्रॉफिट। देखिए यदि अगर आप नींबू वगैरह की खेती करते हैं या मैंगो करते हैं तो उसका स्क्वैश बनाना वो भी कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होता है। गुलकंद वगैरह बनाना, अगर आप गुलाब की खेती कर रहे हैं मतलब फूल ही उगा रहे हैं तो वहां से भी गुलकंद बनाई जा सकती है, वो ज्यादा महंगी होती है। माउथ फ्रेशनर वगैरह बनाना है ना। यदि अगर आप खजूर, अजवाइन, लेमन जूस इन सबको मिक्स करके बहुत सारे माउथ फ्रेशनर वगैरह बनाए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है इस माउथ फ्रेशनर के अंदर, तो उसको बनाना। ओके, और इसके अलावा बटर, चीज़, घी, ये सब चीज़ें बनाना। ओके, बटर, चीज़, घी, यदि अगर हमारे पास में कहीं ना कहीं मिल्क आता है ना, मिल्क है हमारे पास, मिल्क आता है, बहुत सारी बफेलोज वगैरह है, अगर आप उस मिल्क को सेल करते हैं तो अभी कीमत मिल्क की 45 रुपीज़ लीटर चल रही है। लेकिन अगर हम उसको बटर में कन्वर्ट करते हैं, चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, घी में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो ये सब चीज़ें करना। फिर इसके अलावा सिवई वगैरह बनाना, इससे भी कीमत अच्छी मिलती है। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम ड्राई करके भी उसकी कीमतों को बढ़ा सकते हैं, जैसे आंवला, उसको ड्राई कर लेना। ड्राई करने के बाद जो सूखा आंवला है वो बाजार के अंदर बिकता है तो उसका पाउडर वगैरह भी मिलता है और बहुत सारे मेडिसिनल यूज में भी ये काम में आता है। इसके अलावा अमचूर वगैरह बना लेना, मतलब जो हमारे यहाँ आम होता है या जो केरी होती है उसको सुखा के और उसका पाउडर किया जाता है तो अमचूर वगैरह बनाया जाता है। कसूरी मेथी, ये भी ड्राइड करके ही बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट्स को ड्राई करके भी हम कहीं ना कहीं उसको प्रिजर्व करके भी बहुत से कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ओके, तो ये हमने देखा आज यहाँ पर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स फॉर एनहांसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कौन कौन से ऐसे मीन्स है जिससे एग्रीकल्चर की कॉस्ट बढ़ाई जा रही है। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने ये ट्राई नहीं किया है तो अभी इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मीन्स आप में से जितने भी लोग एग्रीकल्चरल या आपके पेरेंट्स एग्रीकल्चरल फील्ड को बिलोंग करते हैं तो सारी चीज़ें तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इसमें से अगर आप करना चाहें तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो आपका होमवर्क है वो लेसन नंबर 4 में आपको कल प्रोवाइड कर चुका हूँ, स्नैपशॉट्स वगैरह वो आपको वहाँ से करना है। ओके, अगले 1-2 दिन के अंदर वो मुझे कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर आप सेंड करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।